G20 का सफल समापन जो है वो आज हुआ और इसमें कई सारे मुद्दे रहे जिनकी चर्चा जो है की गई, उसके बारे में आपको बताते हैं। तो G20 शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को सौंप दी और इसके साथ ही G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया और अगले साल ब्राजील G20 सम्मेलन का आयोजन करेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। सम्मेलन के आखिरी सेशन के बाद पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया बदल रही है और इसके साथ दुनिया के संस्थानों को भी बदलने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि यूएनएससी में अभी तक उतने ही सदस्य हैं जितने इसकी स्थापना के वक्त थे। स्थायी देशों की संख्या बढ़नी चाहिए। इसके बाद ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि गरीब देशों की कर्ज की समस्या पर ध्यान देना होगा। दुनिया को भुखमरी खत्म करने की कोशिश बढ़ानी होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने क्या कुछ और कहा, आपको वो सुनाते हैं। Your Highnesses, Excellencies, जैसा आप सब जानते हैं, भारत के पास नवंबर तक G20 प्रेसिडेंसी की भी जिम्मेदारी है। अभी 2.5 महीने बाकी हैं। इन 2 दिनों में आप सभी ने अनेक बातें यहां रखी हैं, सुझाव दिए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव रखे हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो सुझाव आए हैं उनको भी एक बार फिर देखा जाए कि उनकी प्रगति में गति कैसे लाई जा सकती है। मेरा प्रस्ताव है कि हम नवंबर के अंत में G20 का एक वर्चुअल सेशन और रखें। उस सेशन में हम इस समिट के दौरान तय विषयों की समीक्षा कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स हमारी टीम आप सभी के साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इससे जुड़ेंगे। योर हाइनेसेस, एक्सेलेंसीज, इसी के साथ मैं G20 समिट के समापन की घोषणा करता हूं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का रोड मैप सुखद हो। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य, यानी संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जो है समापन G20 का हो गया और अगला जो G20 समिट है वो ब्राजील में होना है। इसके लिए उनको सौंप भी दिया गया। इसको उनका क्या कहना था, ब्राजील के जो अध्यक्ष हैं वो आपको सिखाते हैं। That in my political life, Mahatma Gandhi has great meaning because the struggle with non-violence was a role model that I followed for many decades when I was in the labor movement, and that's why I'm very much touched and emotional and I'd like to thank you for the opportunity to pay this homage that we did today, and I'd like to say to all of you that Brazil will take the chair of the G20 and we will make a tremendous endeavor to manage to at least try to do something as the same that our brothers and sisters from India did. Thank you very much. G20 शिखर सम्मेलन के संपन्न होने के बाद अब पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अहम बैठक हुई और पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि हमने कई विषयों पर चर्चा की। हम ये सुनिश्चित करने के लिए तत्पर हैं कि भारत फ्रांस संबंध प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएं। और इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान एकता और शांति का संदेश देने की पूरी कोशिश की। पीएमओ ने ट्वीट करके कहा कि पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रों ने कई क्षेत्रों में भारत फ्रांस साझेदारी को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया।
तो G20 जो है वो संपन्न हुआ आज, इस पर चर्चा करते हैं। मंजू सेठ हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाज हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ आप हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। मंजू जी, G20 जो है वो इसका सफल समापन आज हो गया। कई सारी चीजें रहीं जिस पर चर्चा इसमें हुई। आपके लिए मेजर टेक अवे यहाँ से क्या रहा? काफी मेजर टेक अवेज हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मेन टेक अवे है जो ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन कल अडॉप्ट हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो बिना रिजर्वेशंस के, बिना किसी की ऑब्जेक्शन के, बिना नहीं तो कोई फुट नोट होता है, कुछ होता है, तो इस बार बिल्कुल पूरी सर्वसम्मति से ये जो अडॉप्ट हुआ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऑफ कोर्स ग्लोबल साउथ का जो इसमें वॉइस दी गई है, और एयू का यहाँ इसका हिस्सा बनना एक और इसमें इसको और स्ट्रेंथन करेगा, मेरा मानना है, और मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा। एंड इसमें जो इंडिया का जो रोल रहेगा वो ब्रिज है बिटवीन द G7 एंड से द रेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। और एक और चीज जो है, जो सारे मुद्दे जो इसमें इंक्लूडेड हैं, हर एक पे एक काइंड ऑफ कमिटमेंट ली गई है सब देशों से, और वही उसी को रिव्यू करने के लिए आज पीएम मोदी ने कहा है कि नवंबर में एक और वर्चुअल मीटिंग होगी बिफोर हमारी प्रेसिडेंसी खत्म होती है। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कमिटमेंट करिए, बट रिव्यू करिए कि कितना आपने इम्प्लीमेंट किया, कितना आप आगे जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण उसका अचीवमेंट रहा कहूंगी मैं। और साइडलाइंस पे बहुत चीजें हुई हैं। इकोनॉमिक कॉरिडोर लॉन्च हुआ है, और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो हुआ है, और ये चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, और एक सारी दुनिया का एक कमिटमेंट दिखाते हैं कि जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं उसको हम मिल के ही टैकल कर सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें जो मुझे लगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अश्विनी सिवाज जी, आप कैसे देखते हैं इस बार की G20 को? एक तो ये जैसे कि मंजू जी भी यहाँ पर जिक्र कर रही थी कि डिक्लेरेशन पर सहमति बनना ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर रहा, और ग्लोबल साउथ का जो जिक्र हो रहा है उसकी आवाज़ भारत जो है बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इसमें आप किस तरह से इससे एक संदेश जाता हुआ देखते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो तो अभी इसमें कोई शक नहीं कि जैसा एम्बेसडर साहब ने बताया, ये 3 टेक अवे सबसे ज्यादा बड़े हैं। एक तो यही कि जिस प्रकार से डेली डिक्लेरेशन का एक्सेप्ट होना और कंसेंसस बनना, ये एक बड़ा काबिल तारीफ है, क्योंकि एक बड़ा स्टिकी पॉइंट था। रूस यूक्रेन लड़ाई के अंदर 2 पैदे थे, एक तरफ नेटो और अमेरिका खड़ा हुआ था, और दूसरी तरफ चाइना और रूस था, और उनके बीच में सहमति लाना और उनको ये एक प्रकार से मनाना कोई आसान काम नहीं था। जब ये स्टार्ट हुआ G20 को कोई सपने में भी नहीं सोचता था कि एक सहमति बन के डेली डिक्लेरेशन आएगा, क्योंकि इससे पहले जो मीटिंग हुई थी, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर की हुई थी, या आपकी डिफेंस की हुई थी, या आपकी फॉरेन मिनिस्टर की हुई थी, तो वहां पर समझौता एक नहीं बन पाया था। तो ये सच्चाई है, ये भारत की डिप्लोमेसी और कूटनीति की जीत है, ये भारत प्रधानमंत्री की लीडरशिप की जीत है। तो ये जो G20 का डेली डिक्लेरेशन आना बहुत बड़ी विक्ट्री है, और इसमें मुझे लगता है अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्री उन्होंने भारत का साथ दिया। उसकी वजह यह है, वो चाहते हैं कि G20 की अहमियत बनी रहे, नहीं तो फिर होगा क्या, आने वाले समय में अगर डिक्लेरेशन नहीं होती तो इसकी जो छवि थी वो कमजोर होती, ब्रिक्स जैसे छवि बढ़ती। तो ये एक बहुत अच्छा हुआ। दूसरा, अफ्रीकन यूनियन जो एक ग्लोबल साउथ है उसकी आवाज बन के भारत उभरा है। वो देखो ये 18वीं G20 मीटिंग थी, आज तक किसी ने नहीं सोचा कि जो अफ्रीकन यूनियन है, जो अफ्रीकन के 55 कंट्री इतने पुअर हैं, उनको भी साथ लेकर चला जाए। तो ये भारत एक ऐसा देश था जो कि ग्लोबल साउथ की आवाज बन के उभरा है, और आज उनको हमने साथ मिला लिया G20 में। और यही नहीं कि वो G20 में जो बाद में मिलाया है, बल्कि तब मिला लिया है जबकि हमारी G20 मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी। ये भी बड़े काबिले तारीफ है, इसके अंदर डेवलपमेंट भी होगी। देखो, भारत एक ऐसा देश है, जब कोविड-19 की मारामारी थी तो हमने इनको वैक्सीनेशन दी, और वो भी मुफ्त में दी। आज हम चाहते हैं कि वर्ल्ड के अंदर अगर डेवलपमेंट चाहिए तो सस्टेन्ड होनी चाहिए, इंक्लूसिव होनी चाहिए,
और कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और तब तक बिल्कुल, हो नहीं सकता जब ये तक ग्लोबल बहुत जरूरी है यहाँ पर अश्विनी जी, जैसे कि आप भी यहाँ पर बता रहे हैं, जो इस बार की थीम भी थी G20 की कि वन अर्थ वन फैमिली। लेकिन मंजू जी, इसमें एक बड़ी समस्या ये भी है कि कोरोना के बाद आप देखिए, या फिर यूक्रेन रशिया जो टेंशन है उसके बाद से एक विश्वास का अभाव है, और एक राय होना तमाम मुल्कों का किसी एक उद्देश्य के लिए बहुत जरूरी है। और भारत जिस तरह से सब चीजों को लेकर चल रहा है, हम जिस तरह के सुझाव लेकर आगे आए हैं, उस पर सबका एक राय दिखना ये बहुत अहमियत रखता है। बहुत ज्यादा, और ये बहुत काफी चैलेंजिंग चीजें थी सारी, बहुत इश्यूज थे जिसपे बहुत ज्यादा बीच में नेगोशिएशंस हुए और ऑब्जेक्शंस आए सबसे, इंक्लूडिंग डेट रीस्ट्रक्चरिंग जो गरीब देशों के साथ हो रहा है। उनके पास पैसे नहीं है लेकिन कह रहे आप लोन वापस करिए, और चीन का भी, इसे चीन ऑब्जेक्ट कर रहा था क्योंकि चीन ने बहुत सारे लोन्स भी दिए हुए हैं, और डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जिसको बोला जा रहा है, तो उसको सबको एक ये कोशिश थी कि सबका साथ हो, सबका इसमें विकास हो, जैसे हमारे विद इन इंडिया है, आउटसाइड इन द वर्ल्ड ऑल्सो। और जो ग्लोबल इश्यूज हैं, जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं, वो इसी, क्योंकि यूएन समहाउ हैज नॉट अपना जो पूरा उसका जो मैंडेट है उसके हिसाब से वो पूरा नहीं कर पाया है, वेरियस डिफरेंट रीजंस के लिए, तो उसके रिफॉर्म की भी बात हो रही है। लेकिन जो G20 है, ये इकोनॉमिक फोरा इकोनॉमिक इश्यूज के लिए था, और इश्यूज उसमें जोड़ी गई हैं क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण एक बन गया है प्लेटफॉर्म, क्योंकि इसमें वर्ल्ड के 85% जीडीपी के लोग हैं, की कंट्रीज हैं, सॉरी, और अब ये AU के जुड़ने से 87% ऑफ द जीडीपी और दायरा बढ़ गया है इसका जी, और दायरा बढ़ गया है, और 55 कंट्रीज और जुड़ गई है, रिप्रेजेंट्स 55 कंट्रीज। तो ये उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, और उसकी जो वॉइस है वो मोर रेलेवेंट है, मोर क्रेडिबल हो जाती है, जो भी वो डिसीजन लेते हैं, जो भी डायरेक्शन देते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो क्रेडिबल है और सबकी सहमति से आगे जा रहा है। तो सबकी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज हियर, तो सभी लोग अगर यहाँ पे हैं तो वो खुद जो ग्लोबल चैलेंजेस को ग्लोबल सॉल्यूशंस और ग्लोबल उसको रिजॉल्व करने के लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो आपस में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तभी समाधान होगा, जो इतनी मैनी चैलेंजेस हैं जो वर्ल्ड के सामने, दुनिया के सामने। और ये समाधान कैसे होगा अश्विनी सिवाच जी, इसको भी हम जो है साथ में लेकर चल रहे हैं। खासकर अगर आप ये कॉरिडोर देखिए जो कि यूरोप तक जोड़ेगा, ये तमाम चीज़ों को आसान करेगा, इसमें सबका विकास भी होगा और सब इसमें साथ भी होंगे, वो जो मुल्क हैं जो सब मिलकर इसको इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसे एक संदेश की तरह भी देखा जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो ये संदेश इसलिए है कि जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव चीन का है वो बिल्कुल फेल हो गया है, और उसने अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्री को डेप्थ ट्रैप में डाल दिया, और इटली अभी बहुत लेटेस्ट है, वो BRI से निकला है। और ये जो बनाया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कि भारत से स्टार्ट होकर मिडिल ईस्ट से यूरोप जाएगा, ये एक इंक्लूसिव वाला है, ये रेल और सी से जाएगा। और इसके अंदर क्या होगा, देखो ये सच्चाई, सऊदी अरेबिया, UAE जैसे कंट्री, इसके अंदर भारत भी है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, US है, वो पैसा भी देंगे, प्लान भी करेंगे। ये सच्चाई है कि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट उभरा है और एक मैन्युफैक्चरिंग का हब सेंटर है, उसके लिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। तो ये एक कनेक्टिविटी आना भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आप देखें, सऊदी अरेबिया और UAE वो समझते हैं ऑयल जो है 10-15 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, अब वो इनलार्ज कर रहे हैं अपनी इन्वेंट्री, वो इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं, वो टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान दे रहे, तो उनको भी कनेक्टिविटी चाहिए। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा कार्रवाई हो। एक दूसरा और है बायोफ्यूल की भी बात हुई, और भारत ने बायोफ्यूल अलायंस बनाया जिसके अंदर 19 देश हैं, जिसमें इथेनॉल जो भारत के अंदर 20% अब मिलाया जाएगा आपके फ्यूल में, जिसके कार्बन फुटप्रिंट ऑलमोस्ट 0 है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात हुई है। तीसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हुआ है कि जो बैंकिंग सिस्टम है, मल्टीलैटरल बैंकिंग सिस्टम जो डेब्ट ट्रैप में है, उसको कैसे रिस्ट्रक्चर किया जाए, प्राइवेट कंपनीज को डाला जाए, प्राइवेट बैंक को बढ़ाया जाए। और सच्चाई यह है कि जो बात हो रही है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वो है क्लाइमेट के लिए। वो बता रहे हैं कि जब तक आप डेवलपिंग कंट्री को मदद नहीं करेंगे, डेवलप कंट्री जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो काम नहीं कर पाएंगे। आप क्लाइमेट चेंज की बात तो करते हैं,
मगर आप सबसे बड़े पोल्यूटर हैं एज ए डेवलप्ड कंट्री, और आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप उसको शेयर नहीं करें छोटे छोटे देशों के साथ, ना आप उसकी हेल्प करें। तो मुझे लगता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इंडिया ने भेजा है। और सच्चाई ये बात है, ये G20 की जो मीटिंग है, इसके अंदर वासुदेव कुटुंब की पूरा अर्थ इज वन फैमिली एंड वन फैमिली इज का फ्यूचर इकट्ठा है। ये मैसेज इतना अच्छी तरीके से पास हुआ है कि जितने भी देश आए हैं उन्होंने भारत की लीडरशिप को एक प्रकार से माना भी है और उसकी रिस्पेक्ट भी की है। और मुझे लगता है जिस प्रकार से G20 ये हुआ है, ये आने वाले समय में, अब ये ब्राजील में होगा तो उसके बाद बड़ा चैलेंज होगा और ये आगे बढ़ेंगे। जो बात हो रही थी कहीं ना कहीं ब्रिक्स में या और कि G20 की अहमियत कहीं कमजोर तो नहीं हो जाएगी। जिस प्रकार से भारत ने इसकी लीडरशिप की, जिस प्रकार से दिल्ली डिक्लेरेशन आया, जिस प्रकार से अफ्रीकन यूनियन की कंट्रीज को मिला लिया, जिस प्रकार से ये आवाज आई कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये वो पुराना है जो कि 1945 के बाद था, आज इसमें बदलाव आना चाहिए। मुझे लगता है ये भी अब आवाज उठनी स्टार्ट होगी। अब भारत ट्रू फॉर्म में हैज अराइव्ड। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी से आने वाले समय में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, हम 4th मिलिट्री पावर हैं। मुझे लगता है जिस प्रकार से G20 का हमने ओवरऑल एक प्रकार से प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ है। एंड ये दिखलाता है कि भारत की लीडरशिप के साथ भारत के अंदर काबिलियत और क्षमता है सभी देशों को साथ लेके, क्योंकि G20 डिक्लेरेशन जिसको दिल्ली डिक्लेरेशन है, जिसका सपने में भी नहीं सोच सकता कि आप यूरोपियन कंट्री और जो चीन और रूस को साथ ले आएंगे, और आपने दिल्ली डिक्लेरेशन किया उसके अंदर एक भी फुट नोट नहीं है, वो कंसेंसस से पास हुआ, ये काबिले तारीफ है। बिल्कुल, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत काबिल तारीफ यहाँ पर हैं अश्विनी जी, और यूएनएससी की जो आपने बात करी इस पर भी चर्चा करेंगे आगे। लेकिन मंजू सेठ जी, यहाँ पर ये सिर्फ एक संदेश भर की बात नहीं है, जिस तरह से हम चीज़ों को साथ लेकर चले हैं, आपको नहीं लगता कि भारत जो बदलाव का अब जिक्र यहाँ पर हो रहा है उसका नेतृत्व आने वाले वक्त में करने वाला है? चाहे आप सोलर पावर की बात करें या फिर आप फ्यूल की बात करें या डिजिटल जिस तरह से माध्यम से चीज़ें आगे ली जा रही हैं इकोनॉमी में सहयोग करने के लिए, ये सब हमने करके दिखाया है। बिल्कुल करके दिखाया है, और इम्प्लीमेंट करके ये जो बायोफ्यूल्स का है, सोलर अलायंस के तहत जो हमने अपनी सोलर एनर्जी का अपना परसेंटेज बढ़ाया है अपने एनर्जी मिक्स में, और अब बायोफ्यूल्स में भी हम 20% इथेनॉल डाल रहे हैं पेट्रोल के साथ। हमने ऑलरेडी कह दिया है वी विल स्टार्ट सून, और ऑलरेडी हो भी चुका है इन सम प्लेसेस। और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमने काफी चीजों में पहल दिखाई है और हम आगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अगर आप देखेंगे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का भी जो प्रोजेक्ट दिया है या जिसकी प्रपोजल दी है इंडिया ने, तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोगों ने इन हार्मनी विद नेचर जीना बंद कर दिया, और एक थ्रो कल्चर आ गया है, और इतना मतलब पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, हर एक चीज इतनी ज्यादा हो गई कि उसको संभालना ही मुश्किल हो गया। कहा जा रहा है पैसिफिक ओशियन में भी एक इतना ह्यूज माउंटेन्स, फ्लोटिंग माउंटेन्स ऑफ गार्बेज है, तो उनको भी टैकल करना है। तो हर एक जगह, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग अपने हार्मनी नेचर के साथ और अपना लाइफस्टाइल को बदलना नहीं चाहते। तो एक ये भी एक चीज है कि हमको अपना लाइफस्टाइल भी बदलना पड़ेगा, ईच वन ऑफ अस, हर देश को। और ये क्लाइमेट फाइनेंसिंग की भी जो बात हुई है, टेक्नोलॉजी की बात जो हुई है, इसको भी बहुत जरूरी है कि उस डायरेक्शन में जाएं। टेक्नोलॉजी की जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, और ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ भी हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, और सारे देश इंडिया की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि इंडिया ने काफी इसमें ऑलरेडी प्रोग्रेस कर ली है। स्पेशली डेवलपिंग वर्ल्ड साउथ, ग्लोबल साउथ जो है वो इंडिया के साथ ये शेयर करना चाह रहा है कि आप हमारे साथ ये शेयर करिए, इंक्लूडिंग ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जो बात हो रही है। तो DPI का भी वो बहुत स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि अभी इस दफा सब आपको पता है कि सब डेलीगेट्स को उन्होंने वो वॉलेट UPI से पेमेंट करने का एक एग्जाम्पल दिया, और आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड आइडिया या गुड जेस्चर, जिससे उन्हें पता चला कि हाउ इजी इट इज। और सबने, आपने देखा होगा, एक ये वायरल हो गया था, जर्मन एम्बेसडर का था शायद, मिनिस्टर सिंह, कि वो गए और एक वेजिटेबल सेलर के पास या फ्रूट सेलर के पास, एंड ही वाज एबल टू, और वो पे कर पाए अपने फोन से। तो ये बहुत ही एक अच्छी चीज हमने इंडियन इनोवेटर्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। और
यूपीआई या फ्रांस में और सिंगापुर में भी लागू हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया। और मेरा मानना है कि ये अभी बिकॉज इट इज सच एन इनोवेटिव, और इतना इनोवेटिव, इतना आसान कर दिया है ट्रांजैक्शंस को कि ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्दी विद इन इंडिया तो ऑलमोस्ट बहुत इसकी वो पहुंच हो गई है, लेकिन नेबरिंग कंट्रीज में, अदर कंट्रीज में सब कह रहे हैं कि हमारे साथ शेयर करिए। जब वो देख रहे हैं फॉर देमसेल्फ कैसा एक रेवोल्यूशन आया है, तो सब लोग चाह रहे हैं कि इसी टाइप का हमारे पास भी हो। लेकिन जरूर जो एंट्रेंच्ड इंटरेस्ट हैं थोड़ा बहुत उसको अपोज करेंगे, लेकिन आई एम श्योर क्योंकि वो इतना सहूलियत है कि सब उसको अडेप्ट और अडॉप्ट करेंगे ही, मुझे उम्मीद है। जी बिल्कुल, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं मंजू जी जिसमें पूरी दुनिया जो है वो भारत की तरफ बड़ी उम्मीद से देखती है, और हमने इस G20 में वो दिखाया भी है, और एक उम्मीद भी दुनिया के सामने अब है कि कैसे हम एक रोड मैप ले सकते हैं आगे बदलाव के लिए, जो ज़रूरतें हैं पूरी दुनिया के सामने, जो चुनौतियां हैं उनके लिए। बहुत शुक्रिया मंजू सेठ आपका और अश्विनी जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक लें यहाँ पर।